नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। और सबसे पहले बात करेंगे अंतरात्मा का नाम क्रॉस वोटिंग का। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीट पर 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच एक सीट पर पेच फंसा हुआ था, जिसके लिए जोड़तोड़ की कोशिश की गई। सपा ने कई विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, तो वहीं हिमाचल कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। सपा प्रमुख ने कद्दावर नेताओं के साथ छोड़ जाने के सवाल पर कहा है कि कद्दावर लगते थे लेकिन है नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि किसकी अंतरात्मा में क्या है ये हम नहीं जानते। पल्लवी पटेल को लेकर सवाल पर अखिलेश ने कहा कि उनकी अंतरात्मा में क्या है ये हमें क्या पता। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की जनता सब देख रही है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश ने डिनर दिया था। इस डिनर में सपा के चीफ व्हिप समेत 8 विधायक नहीं पहुंचे थे। तभी से सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थी। राज्यसभा चुनाव में अब तक सपा के मनोज पांडे, पवन पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, आशुतोष मौर्य समेत 7 विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, यूपी में ये जो राज्यसभा चुनावों को लेकर अखिलेश के खेमे में तनाव देखने को मिल रहा है, सबसे पहले इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से है हमने आज जो वोटिंग देखी है राज्यसभा को लेकर के क्रॉस वोटिंग देखी है, साफ तौर पे देखने को मिली है। जहां पर अखिलेश यादव जो जिस तरीके से अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी भरपूर ताकत लगा रहे थे, पूरी भरपूर मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो अपना 8वां कैंडिडेट था उसको जिताने में वो कामयाब हो गए। यानी कि साफ था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अपने इस प्रत्याशी को जिताने के लिए कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, लगभग 8 ऐसी क्रॉस वोटिंग हुई है जिसको लेकर के उनका प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आया। साफ तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दावा किया था कि हम अपने 8वें प्रत्याशी को जिताएंगे, और शायद यही सबसे बड़ी वजह रही है कि आज जो है उन्होंने अपने पार्टी को जो उम्मीदवार था उसको जिताने में पूरी तरीके से कामयाब भी हो गए। यानी कि साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोई उम्मीद नहीं थी कि 8वां प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी उतारेगी भी, और अगर उतारती है तो आखिर कैसे जिताएगी, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता था। लेकिन वो गद्दावर नेता जो है कामयाब हो गए हैं, और साफ तौर पे जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, राजा भैया की साफ तौर पे जो वोटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी में खेमे में जा गिरी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एनडीए गठबंधन के तहत अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिला है। जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता, बड़े विधायक हैं, वो पार्टी छोड़ करके अब जो है पूरी तरीके से इधर क्रॉस वोटिंग की है। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार जय श्री राम के नारे भी राकेश प्रताप सिंह ने लगाए थे, और इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के टच में भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है उससे कहीं समाजवादी पार्टी का एक सीट का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें कितना बड़ा नुकसान होगा ये सबसे बड़ा विषय होगा। लेकिन साफ है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, और लगातार इसी तर्ज पर वो बयानबाजी भी हो रही थी कि कैसे अपने 8वें प्रत्याशी को जिताएंगे। और इसी तर्ज की अगर हम बात करते हैं तो अब बीजेपी कार्यालय में भी जश्न का जैसा माहौल जो है बनने जा रहा है। आपसे कुछ ही देर के बाद जो है जो विधायक हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो जीते हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आएंगे। और भारतीय जनता कार्यालय में आते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। हिमाचल में कांग्रेस को लग सकता है झटका। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत तय। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की 8 सीटों पर भाजपा की जीत तय। हिमाचल में कांग्रेस को लग सकता है झटका। की जीत तय। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, यूपी की 8 सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, क्रॉस वोटिंग हुई है, जो उनके अपने विधायक थे वो चुन करके जो है क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे को मजबूत किया कहीं ना कहीं। तो ऐसे में 8वें प्रत्याशी को पूरी तरीके से जीत जो है देखने को मिल रही है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो कयास लगाई जा रही थी, शुरुआती दौर से लगाई जा रही थी कयास की कैसे अपने 8वें प्रत्याशी को जिताएंगे, किस तरीके से, क्या किस खेमे से अपना जो वोट बैंक है उसको मजबूत करेंगे, कौन से विधायक को तोड़ करके लेकर के आएंगे। तो ये तमाम जो ऐसी चीजें थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, उस पर पर्दा उठ चुका है। यानी कि 8वें प्रत्याशी को जीत की तरफ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जिस तरीके से लगातार जो है जो क्रॉस वोटिंग हुई है, शायद यही सबसे बड़ी वजह रही है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी में अपना 8वां प्रत्याशी जीत का कगार पहुंचा दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 3 राज्य 15 सीटें रण का क्षेत्र राज्यसभा, और आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत लगभग तय और यूपी में 8 सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और अब बात करेंगे हिमाचल में ऑपरेशन लोटस। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है। यहां पर बीजेपी ऑपरेशन लोटस की तैयारी में जुटी है और ऐसी बातें सामने आई हैं कि हिमाचल में कांग्रेस 2 धड़ों में बची हुई है। सूत्रों की माने तो यहां पर 9 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। यूपी में आधे दर्जन से अधिक विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में बड़ा खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आधा दर्जन से अधिक विधायकों के क्रॉस वोटिंग की जानकारी सामने आई और ये पूरा सियासी दांवपेच सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए हो रहा है। 9 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की आहट, कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। हिमाचल जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राज्यसभा के बदले गणित से सुखद सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की आहट, 9 विधायकों ने की है क्रॉस वोटिंग। राज्यसभा के बदले गणित से सुखद सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हिमाचल से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस की आहट नजर आ रही है, 9 विधायकों ने की है क्रॉस वोटिंग। बिल्कुल, देखिए हिमाचल के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस को झटका लगा है और कुछ विधायक जो है या तो कह लीजिए पहुंचे ही नहीं है या फिर क्रॉस वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका राज्यसभा चुनावों के अंदर हमें देखने को मिला है। खासकर और दूसरी बात जो कांग्रेस विधायक पंजाब के जो होशियारपुर में है वो भर्ती बताए जा रहे हैं, यही कारण है कि साथ नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है विनोद जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका। और कुछ जो कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की है। इसका कहीं ना कहीं जो सीधा ताल्लुक कह लीजिए लोकसभा चुनाव को देख के भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के कुछ जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं और यही कारण है क्रॉस वोटिंग का भी और कुछ विधायक ना पहुंचे उसकी वजह भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। राज्यसभा के बदले गढ़ से खुद सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे बिहार में हुआ बड़ा खेला। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सम्राट चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वही आरजेडी खेमे से संगीता देवी ने पता बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और एक और आपत्ति थी, 3 आपत्ति थी समाजवादी पार्टी की ओर से, उनका चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग से निस्तारण हो रहा है। जब वहां से निस्तारण होकर परमिशन मिल जाएगी तब काउंटिंग शुरू होगी। तो जितनी भी बातें ये टीवी पे चल रही हैं, सोशल मीडिया में चलाई जा रही हैं,
सैजुल इस्लाम हमारे विधायक के नाम से और दूसरे के नाम से, ये बिल्कुल गलत हैं। अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है और हमारी आपत्तियों का संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है। अंबिका चौधरी जी ने 2 आपत्तियां दी थी, एक हमारी पार्टी ने हमने दी थी आपत्ति, उनका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है और उनका निस्तारण होने के बाद काउंटिंग शुरू होगी, जब चुनाव आयोग से परमिशन होने के बाद। जो उदय जी पहली जो आपत्ति आपने बताई है, जो बनारस के समाजवादी पार्टी के एमएलए नहीं, समाजवादी पार्टी के एमएलए नहीं है, नीलू पटेल एनडीए के विधायक है। समाजवादी पार्टी के विधायक को कौन बाहर से वोट डाल के आने देता? सर, ये क्या देर रात तक काउंटिंग खींची जाएगी? फिर ये तो चुनाव आयोग से परमिशन आएगी, उसके बाद होगा कुछ। रात में या नहीं होगा? लो पकड़ो भैया। हाँ, तो यहाँ पर उदयवीर को आपने सुना, उन्होंने बताया कि अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और हम बात कर रहे हैं बिहार में हुआ खेला। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सम्राट चौधरी ने पार्टी में शामिल कराया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सारव ने बीजेपी ज्वाइन की। वहीं आरजेडी खेमे से संगीता देवी ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस आरजेडी के 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका। कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका। और अब बात करेंगे बड़ा मलाल बर्क का इंतकाल। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। लंबे समय से मुरादाबाद के निजी अस्पताल में वो भर्ती थे। 1 माह पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों से उनकी हालत में सुधार था। मंगलवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। 4 बार विधायक रहने के बाद 2019 में 5वीं बार संभल से सांसद चुने गए थे और उम्र और अनुभव में देश के सबसे वरिष्ठ राजनेता रहे हैं। अपने सियासी तेवरों के कारण उनकी एक अलग पहचान रही है। वे मोदी सदन में उनकी तारीफ कर चुके हैं। वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रह चुके हैं और मुस्लिमों के मुद्दों को उठाने और वंदे मातरम पर अपने बयानों को लेकर सियासत में चर्चित रहे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सपा की सियासत में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। उनका सियासी सफर 60 वर्ष से भी ज्यादा का था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, शफीकुर रहमान बर्क के निधन से कहीं ना कहीं कई राजनीतिक दलों की इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई हैं और ये एक बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए है। देखिए, यहाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा, जनपद संभल के सदर के रहने वाले हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, जो कि 11 जुलाई 1930 में इनकी पैदाइश हुई थी संभल के डकासा मोहल्ले के अंदर। और तभी से करीब 20 साल की उम्र में इन्होंने राजनीति शुरू कर दी, जिसमें 4 बार विधायक रह चुके हैं और 5 बार सांसद भी रहे हैं। मौजूदा सांसद थे इस बार संभल लोकसभा से। तो मैं बताना चाहूंगा कि उनकी जैसे ही आज निजी अस्पताल मुरादाबाद में आखिरी सांस ली और उनका सुबह इंतकाल हो गया। तो इंतकाल से पहले करीब 2-4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उनसे मिलने आए थे, उनका हालचाल जानना चाहा। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अखिलेश से कुछ ऐसी बात कही जो सियासत संभल की उथल पुथल होने लगी। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताएं उनके यहाँ ताला लग गया। लाखों की संख्या में जो आवाम है, जनता है, उन्हें देखने के लिए उमड़ रही है। कुछ गांव ऐसे हैं जो उन गांवों के घर में रोटी तवा नहीं चला है और सबकी आंखों में नमी छाई हुई है।
रईस, बिल्कुल। और लोकसभा चुनावों के लिए सपा ने जो सीटें पर प्रत्याशी घोषित किए थे उसमें इनका भी नाम शामिल था। वरिष्ठ पहली जो सूची जो आई थी वो डॉक्टर सतीश कुमार मरक की आई थी, प्रत्याशी थे। लेकिन जब अखिलेश जी इनसे मिलने आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं सूत्रों अनुसार बताया जाता है कि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी स्थिति नहीं है। तभी से लगाया जाता है कि जो सांसद जो है धर्मेंद्र यादव, जो पूर्व सांसद से बनाई होके, वो कहीं ना कहीं संभल से चुनाव लड़ेंगे। इसकी चर्चा संभल में की जा रही है और पूरी तरह से संभल जो है इस पर बंद है और कल 10:30 बजे के आसपास उनकी सुपुर्द खाक किया जाएगा। बिल्कुल। अब परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे और क्या अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, सूत्र अनुसार बताया जाता है कि अखिलेश यादव जी की कल जो आने की संभावना है, इसी को लेकर ये मुस्लिम जो नेता थे, मुस्लिम नेता माने जा रहे हैं, मुस्लिमों के मसीहा थे डॉक्टर सतीश कुमार मरक, और उनके जाने से काफी मुसलमानों में एक हानि पहुंची है और उनके दुख की लहर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 60 वर्ष से भी ज्यादा का सियासी सफर शफीकुर रहमान का रहा है और आपको बता दें कि इससे पहले उनका नाम जो सपा की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी, पहली सूची में उनका नाम था। हालांकि जब अखिलेश उनसे मिलने गए तो उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारी मन 8वां समन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे भारी मन 8वां समन, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं, सूत्रों से ये जानकारी मिल पा रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी के 6 विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं, सूत्रों के वालों से यह जानकारी मिल रही है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं। हिमाचल प्रदेश में सरकार पर खतरा। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, और अब बात करेंगे भारी मन 8वां समन। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 7वां समन भेजा था, लेकिन दिल्ली के सीएम किसी न किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब 8वां समन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। केजरीवाल ने कहा था कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वो प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने शहर की एक अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उनके समक्ष पेश होने के निर्देश दिए। प्रवर्तन निदेशालय ने 8वां समन जारी करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया है कि केजरीवाल को पेश होने के लिए भेजा गया नोटिस अनुचित है, क्योंकि मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है। ईडी ने केजरीवाल को भेजा 8वां समन। क्या अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें? बता दें कि अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, 8वां समन भी अरविंद केजरीवाल को भेजा जा चुका है। इससे पहले 7 समन उन तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो वर्चुअली पेश भी हुए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन भेजा जा रहा है। 7 समन उनको भेजे जा चुके हैं, लेकिन 7 बार वो पेश नहीं हुए और अब ईडी ने 8वां समन उनको भेज दिया और 4 मार्च को उन्हें बुलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मामला कोर्ट की तरफ से भी उनको समन भेज के बुलाया गया था, लेकिन पिछली बार उन्होंने कोर्ट से तो विधानसभा का जो है बजट सत्र कहकर रियायत ले ली थी, लेकिन लगातार ईडी उनको समन भेज रही है। कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें
बढ़ती हुई नजर आ रही है और 4 मार्च को उन्हें इस बार पेश होने के लिए फिर से ईडी ने जो है समन जारी कर दिया है। जी बिल्कुल प्रवेश, क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने क्या पेश होंगे? देखिए, जहां तक पेश होने की बात है तो लगातार 7 जो समन है उस पर पेश नहीं हुए। हर बार अपनी लीगल टीम के साथ मिलकर जो है लिखित जवाब भेज देते हैं और सीधे तौर पर जो है ईडी को जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश करार बताते हैं और हर बार वो इसी तरीके से जो है आरोप लगाकर जो है वहां पर नहीं जा रहे। लेकिन ईडी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल एक बार उनके समक्ष बैठे, उनके सवालों का जवाब दे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है यह 8वां समन। और इसी बीच बड़ी खबर बता देते हैं आपको, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह का बड़ा बयान। वोटों की गिनती अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। बीजेपी के एक विधायक वोट बाहर से डाल के आए हैं। पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह का बड़ा बयान, वोटों की गिनती अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। बीजेपी के एक विधायक वोट बाहर से डालकर आए। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, पूर्व एमएलसी उदयवीर का बड़ा बयान। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि वोटिंग की गिनती अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने बयान दिया है, वोटों की गिनती अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। बीजेपी के एक विधायक वोट बाहर से डालकर आए। पूर्व एमएलसी उदयवीर का बयान, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि वोट की गिनती अभी तक शुरू नहीं हुई है, देर रात तक शायद काउंटिंग चलेगी। पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह का बड़ा बयान। और काश विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।